नमस्कार, आप देख रहे हैं विरासत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज बात उस विरासत की जिसका करिश्मा आज तक बिहार की सियासत में चलता है। बात सामाजिक न्याय के सिपाही की, समाजवाद के सेनानी की, और बात उनकी जिनकी जमीन पर आज लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की शख्सियत चमक रही है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का करिश्मा ही था कि देश ने उन्हें जननायक कहा। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बिहार की सियासत में एक से बढ़कर एक सुरमा हुए। किसी भी तरह का आंदोलन हो, बिहार ने अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। नतीजा एक से बढ़कर एक सितारे सियासत के फलक में सामने आए। लेकिन बिहार के राजनीतिक आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे का नाम था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जैसे साधारण पृष्ठभूमि की शख्सियत का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। झकझोर दुनिया जनता के आवे पलटनिया मिले झकझोर दुनिया जनता। तारीख 22 दिसंबर 1970। वैसे तो ये तारीख सर्दियों की एक आम सुबह थी, लेकिन इस दिन पटना में जो होने वाला था वो ऐतिहासिक था। केवल बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। देश की सियासत का ऐतिहासिक पल। बिहार की सियासत में 22 दिसंबर 1970 को वो होने जा रहा था जिसके लिए सदियों से संघर्ष किया जा रहा था। शोषित और वंचित समाज को उनका नेतृत्व मिल रहा था। मैं कर्पूरी ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सदियों का संघर्ष हुआ साकार। आजादी के आंदोलन में स्वाधीनता के सेनानियों ने जो सपना देखा था, एक समान समाज बनाने के लिए जो संकल्प लिया गया था, सामाजिक न्याय के जो ताने बाने बुने गए थे, वो पाटलिपुत्र में साकार हो रहा था। साकार होने लगा था समता मूलक समाज का सपना। भारतीय लोकतंत्र में यह दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि एक नाई के परिवार में जन्मे, अति पिछड़ी जाति के घर पैदा हुए एक गरीब परिवार के बेटे ने समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से सत्ता के शीर्ष का सफर तय किया था। समस्तीपुर से सत्ता के शीर्ष तक का सफर। 22 दिसंबर 1970 को वो तारीख थी जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें आजाद भारत में पहले अति पिछड़ा मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। देश के पहले अति पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का मुख्यमंत्री बनना देश की सियासत का अहम घटनाक्रम माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के फैसलों ने बाद में यह साबित कर दिया कि उन्हें क्यों कहा जाता था जननायक कर्पूरी ठाकुर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जिंदगी अभाव और अशिक्षा में शुरू की थी, लेकिन मुश्किलों के आगे वे कभी घबराए नहीं। कर्पूरी ने कभी हार न मानी। संघर्षों का नतीजा यह हुआ कि कर्पूरी ठाकुर खुद तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़े ही करोड़ों शोषितों और पिछड़ों के लिए राह भी बना दी। उन्होंने आजीवन गांधी के आखिरी आदमी के लिए काम किया। उनकी जिंदगी करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल है। कर्पूरी ठाकुर देश के उस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें सालों से अपने नेतृत्व का इंतजार था। नाई बिरादरी से आने वाले कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म गुलाम भारत में उस वक्त हुआ जब भारत का इतिहास करवट बदल रहा था। उन्हें विरासत में अभाव, अशिक्षा और गरीबी मिली। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वे गोकुल ठाकुर की पहली संतान थे और माता का नाम था राम दुलारी देवी। कर्पूरी ठाकुर का बचपन संघर्ष में बीता। उनकी शादी कम उम्र में ही मुजफ्फरपुर जिले के चंदनपट्टी की फुलेश्वरी देवी से कर दिया गया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने साफ कह दिया कि वे गुलाम भारत में गुलाम संतान पैदा नहीं करेंगे।
ये देखिए ना, ये जो आज रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं, यानी गरीबों की बात, गरीबों को, ये अलग बात है कि बिहार के अंदर गरीबों को जुबान दी है लालू प्रसाद ने, तो ये लालू प्रसाद भी कर्पूरी ठाकुर ही के स्कूल के ही पैदावार लोग हैं ये लोग। ये 74 आंदोलन एक नई चीज़ ज़रूर हुई है, लेकिन उससे पहले जो है कर्पूरी ठाकुर वगैरह इन चीज़ों की बात 1967 से करते आ रहे थे। सामाजिक बदलाव तो हुआ है, क्योंकि वह आधार प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ, वह आरक्षण जिस पर एक जन उभार हुआ पिछड़ी जाति में, उन लोगों में जो वंचित थे, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी के हों। एक बार समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की एक सभा चल रही थी। इस सभा में जब छात्र कर्पूरी ठाकुर को बोलने का मौका मिला तो कर्पूरी ठाकुर ने ओजस्वी भाषण दिया। कर्पूरी ठाकुर ने कहा, हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने भर से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस जोशीले भाषण के जरिए युवा कर्पूरी ठाकुर ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। जाहिर सी बात थी कि अंग्रेजी सरकार की भौहें तंग गई और कर्पूरी ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया। कर्पूरी को 1 दिन की जेल और 50 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस तरह कर्पूरी ठाकुर ने आजादी के आंदोलन में दस्तक दी और कर्पूरी ठाकुर ने रामगढ़ कांग्रेस में भी शिरकत की। गांधी जी के रामगढ़ सम्मेलन में वो सम्मिलित हुए एज ए आंदोलनकारी। उसके बाद आंदोलन करते करते वो जयप्रकाश नारायण जी से पहचान, आचार्य नरेंद्र देव से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, देव नारायण गुड़ मेहता से, सूरज नारायण सिंह जी से, पंडित रामनंदन मिश्र जी से, राम अवतार शर्मा जी से, राजेंद्र नारायण शर्मा जी से, माने ये शारदा चरण झा जी से, रमाकांत पाठक जी से, इन लोगों के जो आंदोलनकारी थे उन लोगों के साथ इनकी संगति हुई। 1942 के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। कर्पूरी ठाकुर आजाद दस्ते में शामिल हो गए और परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षक की नौकरी भी कर ली। वे मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बने और आजाद दस्ते का कामकाज भी करते रहे। लेकिन पुलिस की निगाहें कर्पूरी ठाकुर पर लगी रही। अक्टूबर 1942 को 2 बजे रात में पितौंझिया स्कूल में सोते हुए पुलिस ने कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा जेल भेज दिया गया। फिर वे भागलपुर की जेल में शिफ्ट हुए। कैदियों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जेल में 28 दिन तक भूख हड़ताल की। जेल प्रशासन ने सभी मांगे मानते हुए इनका अनशन तुड़वाया। नवंबर 1945 में कर्पूरी ठाकुर जेल से रिहा हुए। 1947 में पंडित रामनंदन मिश्र की अगुवाई में भारतीय किसान पंचायत का गठन किया गया। इसमें पहले कर्पूरी ठाकुर को पंचायत सचिव और बाद में प्रधान सचिव बनाया गया। फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। फिर संविधान तैयार हुआ और 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। पहले ही चुनाव में कर्पूरी ठाकुर का सिक्का चल गया और उन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को भारी मतों से हराया। 1952 से लेकर 1988 तक बिहार की सियासत कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती रही। बिहार विधानसभा की सियासत में कर्पूरी एक अजेय योद्धा थे। उन्हें विधानसभा का चुनाव कोई नहीं हरा पाया। जब 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर लोहिया की अगुवाई में बिहार में गैर कांग्रेसवाद का नारा परवान चढ़ा, मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद की अगुवाई में संवित सरकार बनी और उप मुख्यमंत्री बनाए गए कर्पूरी ठाकुर। उनके पास शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी। यहीं से शुरू हुई बदलाव की बयान। कर्पूरी ठाकुर ने जो पहला फैसला लिया वो था मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करना। डॉक्टर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया था, जिसे बिहार में लागू किया कर्पूरी ठाकुर ने। इस फैसले की तीखी आलोचना हुई। विरोधियों ने कर्पूरी डिवीजन कह के मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना हुई। 22 दिसंबर 1970 को वे पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार महज 163 दिन चली, लेकिन अपने फैसले से वो सरकार ऐतिहासिक रही। सरकार ने 8वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया और 5 एकड़ तक की मालगुजारी को माफ कर दिया। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया।
इसके बाद बारी आई संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की। 18 मार्च 1974 में बिहार छात्र आंदोलन की धुरी बन गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्रों ने केंद्र सरकार के साथ साथ व्यवस्था के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया। इस आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर लोकनायक के सबसे बड़े सिपहसालार बने। 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। तमाम विरोधी नेता जेल में डाल दिए गए। जेपी को भी जेल में डाला गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को नहीं पकड़ पाई। पुलिस की नजरों से बचकर कर्पूरी ठाकुर आंदोलन में सक्रिय रहे। इसके बाद आपातकाल खत्म हुआ। इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। 30 जनवरी 1977 को पटना के गांधी मैदान में कर्पूरी ठाकुर ने जयप्रकाश नारायण की सभा में सरेंडर किया। बिहार में जून महीने में चुनाव हुए और फिर से मुख्यमंत्री बने गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर। इसके बाद तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 11 नवंबर 1978 को बिहार में आरक्षण लागू कर दिया गया। बिहार में महिलाओं को 3% समेत पिछड़ी जातियों को कुल 26% आरक्षण दिया गया। देश में SC ST के अलावा यह अपने तरह का पहला आरक्षण था। कि जीवन काल में कर्पूरी जी को गाली देते रहे लोग, और आज जो है उनकी जयंती भी मना रहे लोग। विपक्ष ने मुखर विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ व्यक्तिगत हमले भी किए गए, लेकिन गरीबों की तरफ से लड़ने वाले इस महारथी ने हार नहीं मानी। कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फॉर्मूले ने ही 12 वर्षों के बाद मंडल कमीशन की शक्ल अख्तियार की। मंडल कमीशन के जरिए देश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। 17 फरवरी 1988 सुबह 9:15 कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। जननायक की मौत की खबर उड़ते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया। जिसने भी सुना सन्न रह गया। देश की सियासत में खालीपन आ गया। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था। ये हम लोगों ने देखा था कि कर्पूरी ठाकुर की जो बॉडी दी थी, यहाँ बहुगुना साहब को देखा था कि वो ट्रक के ऊपर पैर लटका करके बैठे हुए हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जिस बॉडी के अंदर गई थी। और उतना बड़ा जो है फंडल जो है वो यहाँ पर किसी नेता का नहीं हुआ। जयप्रकाश जी का तो एक अलग बात थी। तो कर्पूरी ठाकुर तो जन नेता जिसको कहा जाता, कर्पूरी ठाकुर जन नेता थे। कर्पूरी तो अपनी छाप छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जिस पर दावा कर कभी लालू प्रसाद गद्दी संभालते हैं तो कभी नीतीश कुमार डंका बजाते हैं। लेकिन दरअसल ये करिश्मा कर्पूरी का है, जो बिहार की सियासत में अब भी बोल रहा है। संजीव नैपुरी के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। कर्पूरी ठाकुर आजीवन बिहार की राजनीति के धुरी बने रहे। या तो सत्ता में रहे या विरोधी दल के नेता रहे। उनके जाने के बाद भी सियासत में उनका सिक्का आज तक चल रहा है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों पार्टियां कर्पूरी की विरासत का दावा करती हैं, लेकिन क्या वाकई में कर्पूरी ठाकुर की विरासत और बिहार के बारे में उनके सपने को किसी ने साकार किया है? बिहार की सियासत की धुरी पहले आम चुनाव से लेकर 1988 तक कर्पूरी ठाकुर के ही इर्द गिर्द घूमती रही। न उनके विरोधियों की कोई कमी थी और न ही उनके समर्थकों का कोई अभाव था। लेकिन कर्पूरी की राजनीति का अपना एक तरीका था। वे सामाजिक न्याय की सियासत करते थे, लेकिन जाति सामंजस्य पर जोर देते थे। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। आज की राजनीति में अब कर्पूरी ठाकुर का नाम आप लीजिए या पुराने जो हमारे राजनेता रहे हैं, तो ये लगता है कि ये कहाँ किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ज़मीनी आदमी थे, गरीबों के आदमी थे। गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजारी उन्होंने और फिर गरीबों की तरह वो मर गए। अब ये सारे लोग तो उनके नेता ही, उनके चेले ही लोग हैं। इनके लाइफ स्टाइल को आप देख लीजिए और कर्पूरी ठाकुर के लाइफ स्टाइल को देख लीजिए। वे हर वर्ग की वकालत करते थे। इसके साथ इस बात पर जोर देते थे कि कैसे उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए जो सालों से सताए हुए हैं। माननीय कर्पूरी जी सही अर्थ में जनवादी नेता थे, सही अर्थ में लोक नेता थे। मैं कहूँगा
मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र के वो थे, समस्तीपुर का इलाका। मैं बचपन से उनका नाम सुनता था। दल सिंह सराय में उन्होंने एक बलवान नाम का व्यक्ति जिसे उजाड़ दिया गया था वहाँ के जमींदार के द्वारा, उसकी लड़ाई लड़ी, बहुत ख्याति थी उनकी। हालांकि इतिहास में किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सवाल है जो राजनीति जानने वालों के मन में अक्सर उठता है कि बिहार की सियासत में अगर कर्पूरी ना होते तो क्या होता? क्या बिहार की सियासत में पिछड़े धुरी बन पाते? क्या लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के मसीहा बन पाते? क्या लालू के बाद नीतीश उनकी विरासत को संभाल पाते? क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट अस्तित्व में आती? क्या एक बड़ी आबादी मुख्य धारा से जुड़ती? क्या शिक्षा पर हर गरीब आदमी का अधिकार होता? कर्पूरी ठाकुर के ऐसा सादगी वाला मुख्यमंत्री शायद ही बिहार में कोई है। वो बहुत ही सादगी जीवन बिताते थे, पैदल चल देते थे। उनके व्यक्तित्व का क्या कहना, और उनका व्यक्तित्व मतलब कहना कुछ और करना कुछ नहीं, अलग अलग नहीं था। उनकी कथनी और करनी जो है वो एक थी। बहुत ही विनम्र थे। कभी कभी गांव में लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने घरेलू काम करने के बाद पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो मुझको लगता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाति पेशा का जो पेशा था उसको करते हुए, गाय को चराते हुए, कुट्टी काटते हुए उन्होंने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और पढ़े। जाहिर है ऐसे और भी कई सवाल हैं जो कर्पूरी ठाकुर की विरासत से जुड़े हुए हैं। सवाल यह भी है कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के विकास का जो सपना देखा था, उनके मन में जो संसदीय राजनीति की तस्वीर थी, क्या उनके सियासी वारिसों ने उस सपने को पूरा किया? बाहर चले जाते थे, जब कर्पूरी ठाकुर लौट के आते थे तो उनके रूम में सब लोग सोए रहा करते थे, और कर्पूरी ठाकुर को जगह नहीं मिलती थी तो अपने फर्श पर सो जाते थे। यानी वो इतना भी नहीं था कि अपने बेड पर से लोगों को उठा दे। ये कर्पूरी ठाकुर थे। कि अगर कर्पूरी जी जैसे बिहार में नेता नहीं होते तो जो सामाजिक का आंदोलन आप देख रहे हैं, सामाजिक न्याय का आंदोलन, जिसका पूरा का पूरा श्रेय आज के नेता लेते हैं, वो हो ही नहीं पाता। तो मैं मानता हूँ कि वह आधार हैं, वह नींव हैं, और आरक्षण ने अपना काम किया। आज जो लोग कर्पूरी की राजनीति को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, क्या वे कर्पूरी के दिखाए रास्ते पर बिहार को आगे ले जाने में कामयाब रहे? सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि बिहार को लेकर सामाजिक न्याय की बात तो होती है, लेकिन समग्र विकास की बात नहीं होती। ऐसे में क्या बिहार के रहनुमाओं को कर्पूरी का असली वारिस कहना मुनासिब होगा? क्योंकि बिहार में जो विपक्ष में हैं, वो भी कर्पूरी की विरासत का दावा करते हैं, लेकिन क्या किसी ने वाजिब कोशिश की है कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे ले जाने के लिए? आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी की मिसाल थे। पूरी जिंदगी सियासत में गुजारने के बाद भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आज बिहार की सियासत की तमाम पार्टियां कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा करती हैं, लेकिन क्या वाकई में कर्पूरी की विरासत को उनके सियासी शिष्यों ने आगे बढ़ाया है? गौरी शंकर नागदंश ने कभी कर्पूरी ठाकुर के लिए कहा था, हिंदुस्तान के करोड़ों शोषितों के हक के लिए, लाखों निरीह नंगे बच्चों की कमीज और स्लेट के लिए, आंखों में यंत्रणा का जंगल समेटे भटकती आदिवासी और दलित महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, बेसहारा किसानों की कुदाल और जमीन के लिए, फूस के बूढ़े मकानों पर उम्मीद की झप्पर के लिए, फांपती सांसों वाले हारे हुए लोगों की जीत के लिए, गांधी, लोहिया और अंबेडकर के सफेद हो चुके सपनों को सतरंगा बनाने के लिए संघर्ष का नाम कर्पूरी ठाकुर था। कभी कभी गांव में लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने घरेलू काम करने के बाद पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं।
कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। सियासत में इतना लंबा सफर करने के बाद जब उनका देहांत हुआ तो परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक मकान तक नहीं था, ना ही पटना में और ना ही अपने पैतृक गांव में। वे अपने नाम से 1 इंच जमीन नहीं जोड़ पाए कि कर्पूरी जी मुख्यमंत्री भी रहे, कर्पूरी जी राष्ट्रीय नेता भी रहे और कर्पूरी जी की राष्ट्रीय राजनीति में भी साख थी। मगर वो जब मरे तो पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में, उसी हिंदुस्तान का पार्ट बिहार भी है और उसी का पार्ट जो है समस्तीपुर भी है, तो एक धूर जमीन तो नहीं था उनको और ना एक अपना मकान था। झोपड़ी वाला जो मकान बाप दादे का था वही मकान में वो रहे। संघर्षों की मिसाल इसी से समझी जा सकती है कि बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आजादी से पहले 2 बार और आजादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। आज जब राजनीति में भ्रष्टाचार की चर्चा हर तरफ होती है, ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में आज भी कर्पूरी की ईमानदारी के किस्से सुने सुनाए जाते हैं। और कर्पूरी ठाकुर का गांव, अपने बेटी की शादी की कर्पूरी ठाकुर ने किसी दोस्त को जो है इनवाइट नहीं किया। यहाँ तक कि कर्पूरी ठाकुर ने गाड़ी अपनी बाहर छोड़ दी और अपने पिए और उन लोगों को कहा कि भाई हमारे घर पर तो आपको कहाँ ले जाए, हमारे घर पर तो रहने की, आप ठहराने की आप लोग के लिए जगह नहीं है। तो ये लोग वो पीढ़ी है जिन लोगों ने देश निर्माण के लिए कुर्बानियाँ दी थी। और आराम है हराम, जो जवाहरलाल का एक स्लोगन था, आराम है हराम, आराम है हराम, तो उस पीढ़ी के ये लोग नेता लोग थे। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े लोग बताते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री आवास में उनके बहनोई उनसे मिलने आए और नौकरी लगवाने की बात कही। पूरी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए और जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिया और कहा कि कुछ काम नहीं है तो नाई का पुश्तैनी काम शुरू करिए। एक किस्सा और भी याद किया जाता है। जब 1952 में विधायक बनने के बाद उन्हें प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिला। उनके पास कोट नहीं था, उन्होंने दोस्त से कोट उधार लिया। वो युगोस्लाविया भी गए। वहां मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर का कोट फटा हुआ है। उन्हें एक कोट भेंट किया गया। कुछ इस तरह की शख्सियत थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी के विरोधी उनकी आलोचना करते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप उन पर कभी नहीं लगा। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही शराबबंदी का नारा दिया था। वे गरीबों के सच्चे हितैषी थे। उनकी सोच थी कि शिक्षा के बगैर गरीब के घर में विकास की रोशनी नहीं पहुंचेगी। वो सोचते थे कि अमीरी और गरीबी इतनी खाई क्यों है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पर वो चलते थे, महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलते थे, अंबेडकर के सिद्धांत पर चलते थे। उनका सोच ये भी था कि आज गरीब गुरबा लोग शौचालय के लिए बाहर जो जाते हैं घर से बाहर, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी समाज के लिए नहीं, अच्छी बात नहीं है। उनके मन में ये भी छटपटाहट रहती थी जे कोई खाते खाते मरता है, कोई खाई भी ना मरता है। जो इतना खाई है, इस खाई को पाटना चाहते थे। कि अगर कर्पूरी जी जैसे बिहार में नेता नहीं होते तो जो सामाजिक का आंदोलन आप देख रहे हैं, सामाजिक न्याय का आंदोलन, जिसका पूरा का पूरा श्रेय आज के नेता लेते हैं, वो हो ही नहीं पाता। तो मैं मानता हूँ कि वह आधार हैं, वह नींव हैं, और आरक्षण ने अपना काम किया। उन्होंने भूमि सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। कर्पूरी ठाकुर के पास लोगों को साथ लेकर चलने का ऐसा हुनर था कि उन्होंने ऐसी सरकार की मुखिया की जिम्मेदारी निभाई जिसमें जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का समर्थन था। कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनते ही सीएम आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया। कर्पूरी कहते थे, बिहारियों जागो, उठो, चलो, कदम बढ़ाओ और बगावत करो। कर्पूरी ठाकुर ने कहा, अगर सरकार आर्थिक समता और सामाजिक समानता के विपरीत काम करती है तो वो सरकार पूंजीवाद की पोषक है। जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो आज न कल जनता संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देगी। जनता के हित में लिए गए फैसलों और कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता ही थी कि उन्हें राजनीति में जननायक कहा गया। संजीव नैपुरी के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना।
अपने लोकप्रिय फैसलों की वजह से ही जनता ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा। जननायक की विरासत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।